Center state relations. Restructuring the center state relations is one more way in which federalism has been strengthened in practice. तो प्रैक्टिस में जो फेडरलिज्म होता है मजबूत होता है अगर हम स्टेट और सेंटर्स के रिलेशंस को दोबारा बनाते रहते हैं, उनके ऊपर ध्यान देते रहते हैं. हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियली डिपेंड्स ऑन टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग प्रैक्टिस एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स. तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हैं दिए हुए, पहले संविधान में दिए हुए हैं, वो तभी कारगर साबित होते हैं जब लीडर जो हैं दोनों तरफ, सेंटर में और स्टेट में, आपस में समझौते के साथ काम करते हैं, उन रूल्स का पालन करते हैं. फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. काफ़ी समय तक स्टेट में और सेंटर में एक ही पार्टी का शासन रहा. This meant that the state government did not exercise their rights as autonomous federal units. तब स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलग से अपने राज्य के अधिकारों का उतना अकेलेपन से इस्तेमाल नहीं किया. As and when the ruling party at the state level was different, the parties that rule at the center tried to undermine the powers of the state. जब केंद्र में अलग पार्टी की सरकार हो और स्टेट में अलग पार्टी की सरकार हो तो केंद्र सरकार क्योंकि ज़्यादा शक्तिशाली होती है तो वो स्टेट की शक्ति को कम आंकती है और उसे कम करने की ट्राई करती है. इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट वर कंट्रोल्ड बाई राइवल पार्टीज़. तो अब जब केंद्र में बड़ी पार्टी अलग पार्टी की सरकार होती है और स्टेट में दूसरी पार्टी की सरकार होती है तो वो बड़ी जो केंद्र की सरकार है वो संवैधानिक वैल्यूज़ का मिसयूज़ करती हुई उसको राइवल पार्टी की स्टेट सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जब उसको डिसमिस करने की कोशिश करती है. दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. इससे फेडरलिज्म की भावना को चोट पहुंचती है. ऑल दिस चेंज्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990. तो ये सब कुछ जो था वो 1990 के बाद काफ़ी बदल गया. दिस पीरियड सा द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री. इस पीरियड में, इस समय में बहुत सारी जो प्रादेशिक पार्टियां थीं वो सत्ता में आ गई देश में. दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ इरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स. तब कोलिशन मिली-जुली सरकारों का समय आ गया. एट द सेंटर सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट ए क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंटें में कोलिशन सरकारें बनी क्योंकि किसी भी सिंगल पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला. द मेजर नेशनल पार्टीज़ हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस विद मैनी पार्टीज़. तब किसी बड़ी पार्टी को, नेशनल पार्टी को, छोटियां जो क्षेत्रीय पार्टियां थीं उनके साथ मिल जाना पड़ा, इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज़ टू फॉर्म ए गवर्नमेंट एट द सेंटर. तो केंद्र में सरकार बनाने के लिए उसे छोटी रीजनल पार्टियों के साथ समझौता करना पड़ा. टू फॉर्म ए गवर्नमेंट एट द सेंटर में, केंद्र में सरकार बनाने के लिए. दिस लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग. इससे पावर शेयरिंग की नई सभ्यता आई. एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जिससे स्टेट गवर्नमेंट्स का मान बढ़ा. This trend was supported by major judgment of the Supreme Court that made it difficult for central government to dismiss state government in an arbitrary manner. इससे जो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी उसने केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को डिसमिस करने की प्रक्रिया को मुश्किल बना दिया. आर्बिट्री मैनर, धोखे से. तो ये जो चित्र हैं 10 फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे दैन इट वाज अर्ली ईयर्स. तो जब एक ही पार्टी की केंद्र में और राज्यों में सरकारें होती थी तब से अब जब आपस में समझौते से बात करते हैं तो ये जो पावर शेयरिंग का प्रोसेस है वो ज़्यादा
असरदार है। तो अब यहाँ पर हम इस चित्र को देखते हैं। द स्टेट प्लीड फॉर मोर पावर्स। ये स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स के अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं। ये बंगाल के ज्योति बसु हैं और ये मद्रास के चीफ मिनिस्टर हैं और ये केरला के चीफ मिनिस्टर हैं। अलग अलग पार्टियों के हैं। ये जो मोरारजी देसाई हैं ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। तो अलग अलग स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कटोरे हाथ में पकड़कर कुछ न कुछ मांग रहे हैं। ये उड़ीसा के हैं, ये बंगाल के ज्योति बसु और ये मद्रास के करुणानिधि हैं। ठीक है, ये केरला के हैं। तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी है, ये प्राइम मिनिस्टर है। और ये पावर्स फॉर स्टेट्स का ऐसे मतलब कार्टून वाले ने दाल बनाई है, इसका के इसको राष्ट्रपति को बांटने वाला बनाया है। तो जो राज्य सरकारें हैं वो कटोरे में केंद्र सरकार से मांग रही हैं। तो मतलब इसका ये है कि ये जो सरकारें हैं ये दोनों का पार्टी एक ही है। तो उसमें केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों के साथ भेदभाव कर रही है, यानी पावर शेयरिंग को मुश्किल बना रही है। तो अब ये जो चित्र है इसमें जो प्रधानमंत्री देवेगौड़ा एक समय अटल बिहारी वाजपेयी एक समय पर प्रधानमंत्री बने थे, तब भी कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी। तो कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर जो पार्ट्स हैं ये अलग अलग पार्टियों के नेता हैं। जॉर्ज फर्नांडिस हैं और ये आंध्रा के नायडू हैं और ये ममता बनर्जी है, ये तृणमूल कांग्रेस की है। इन्होंने थोड़ा कभी सपोर्ट करते हैं कभी नहीं करते हैं। ये अलग अलग जो हैं पार्टियों के साथ में सत्ता में हिस्सेदार हैं। तो उनका जीना मुश्किल किया हुआ है। तो ये पुरानी बात है, कार्टून वाले ने इसमें राजनीति के बारे में बताया है। तो हेयर आर 2 कार्टून्स शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। शुड द स्टेट अप टू द सेंटर विद बैगिंग बाउल। क्या जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र के पास कटोरा लेके मांगने जाएं। हाउ कैन द लीडर्स ऑफ कोलिशन कीप द पार्टनर ऑफ द गवर्नमेंट सेटिस्फाइड। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन यानी सरकार चलाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे इस बात में सफल हो जाएंगे कि जो उसके कोलिशन के पार्टनर्स के नेता हैं वो उनको अपने साथ रखने में कैसे कामयाब होंगे। तो जब ऐसी कुछ बात होती है, दस फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे दैन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को लागू करने के लिए फोर्स दी तो जो सरकारें थीं वो पावर शेयरिंग के लिए भी मजबूर हो गईं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। भारत की भाषा के आधार पर भारत में जो विभिन्नताएं हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू वी हैव इन इंडिया। भारत में कितनी भाषाएं हैं। द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ अवर वन काउंट्स इट। द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इज़ फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया। जो 2011 में जनगणना हुई उसके ऊपर हमारा आंसर निर्भर करता है। दिस सेंसस रिकॉर्डेड मोर देन 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस विच पीपल मैंशनड इन देयर मदर टंग। तो फॉर्म भरते हैं जो जनगणना वाला, उसमें लोगों द्वारा भरी गई जानकारी के अनुसार कुल भारत में 1300 अलग अलग भाषाएं हैं जो उन्होंने फॉर्म में मदर टंग के रूप में लिखी। दीज लैंग्वेजेस वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर सम मेजर लैंग्वेजेस। तो ये जो भाषाएं हैं जो उपभाषा के रूप में एक मेन भाषा के अंदर लिखी गई हैं। फॉर एग्जांपल लैंग्वेजेस लाइक भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी एंड मैनी अदर्स वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर हिंदी। तो ये सारी जो भाषाएं हैं हिंदी कई उपभाषाएं में गिनी गई है। इवन आफ्टर दिस ग्रुपिंग द सेंसस फाउंड 121 मेजर लैंग्वेजेस। तब भी जो हमारी जनगणना थी उसमें
हमें 121 मेजर लैंग्वेजेस मिली। ऑफ दीज 22 लैंग्वेजेस आर नाउ इंक्लूडेड इन द 18th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में इनमें से 22 भाषाओं को, मेजर भाषाएं जो हैं, उनको गिन के सूचित किया गया। एंड आर देयरफॉर कॉल्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेज, इनको सूचित भाषाएं कहा जाता है। अदर्स आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, दूसरी जो भाषाएं हैं उनको उसकी सूची में शामिल नहीं किया गया, तो उनको बगैर सूचित भाषाएं कहा जाता है। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस इंडिया इज़ परहैप्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। तो विश्व में जो भारत एक देश, ऐसा देश है यहाँ पर भाषाओं की विभिन्नता मूल रूप से बहुत बड़ी है। A look at the enclosed table makes it clear that no one language is the mother tongue of the majority of our population। तो इसमें हमारी जो सारे देश की जनसंख्या है उसकी कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो ज़्यादा सारे लोगों की मदर टंग हो। द लार्जेस्ट लैंग्वेज हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 42% इंडियन। तो हिंदी जो भाषा है भारत के केवल 44% लोगों की भाषा है। इफ़ वी ऐड टू दैट ऑल दोज हु न्यू हिंदी एज देयर सेकंड और थर्ड लैंग्वेज, तब इसमें हम वो जोड़ लें जिनकी हिंदी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड भाषा है, द टोटल नंबर वाज स्टिल लेस दैन 50%। तब भी ये हिंदी भाषा वाले व्यक्ति जो चाहे लिखने वाले, बोलने वाले या जानने वाले, वो 50% से कम बैठते हैं इन 2011। As the English only 0.02% Indian can record it as their mother tongue। तो सिर्फ 100 में से 2%, 0.02%, यानी 1% का भी 5वां हिस्सा, तो ये लोग हैं जिन्होंने अपनी मदर टंग को इंग्लिश लिखा है। अनदर 11% न्यू इट एज सेकंड और थर्ड लैंग्वेज। तो 11% ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है उनकी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लैंग्वेज के रूप में। रीड दिस टेबल केयरफुली बट यू नीड नॉट मेमोराइज इट, जस्ट डू द फॉलोइंग। तो इसमें ये टेबल है। मेक ए बार और पाई चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर ए मैप ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया बाई शेडिंग द region where each of these languages is spoken on the map of India, find out about any 3 languages that are spoken in India but are not included in this table। तो इसमें आसामीज़ जो हैं उसके जो बोलने वाले हैं 1.26% हैं, बंगाली वाले 8.03% हैं, बोडो लैंग्वेज है तो वो 0.12% हैं, डोगरी 0.21% है, गुजराती 4.58% है, हिंदी जो है 43.63% है, कन्नड़ा भाषा जो है 3.61% है, कश्मीरी भाषा जो 0.56% है, कोंकणी 0.19 है, तो मैथिली 1.12% है, मलयालम 2.88% है, मणिपुरी 0.15% है, मराठी 6.86% है, नेपाली 0.24% है, और उड़ीसा में जो उड़िया भाषा है वो 3.10% है, पंजाबी जो 2.74% है, संस्कृत कोई भी नहीं बोलता, और संथाली 0.61%, सिंधी 0.23%, तमिल 5.70%, तेलुगु 6.70%, उर्दू 4.19%। तो ये स्टैंड्स फॉर नेग्लिजिबल। एन का मतलब इसमें कोई भी संस्कृत बोलने वाला व्यक्ति इंडिया में नहीं रहता। तो ये हो गया आज का आपका पोल साइंस का, सिविक्स का काम। ओके।